नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज 21 जनवरी 2026 को बाजार ने सुबह सुबह निवेशकों को जोर का झटका दिया। निफ्टी 50 करीब 9:20 पर 25,238 के आसपास था और सिर्फ 1.5 घंटे में तेज गिरावट के साथ 24,919 तक इंट्राडे लो टच कर गया, जिससे माहौल काफी डरावना हो गया। इतनी तेज गिरावट के बाद जो रिकवरी आई वो भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। 11:30 के बाद निफ्टी 50 ने 25,000 का लेवल दोबारा पार किया और करीब 1 बजे तक पॉजिटिव जोन में पहुंच गया। दिन के आखिर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 सिर्फ 0.30% की मामूली गिरावट के साथ 25,157 पर क्लोज हुआ, यानी सुबह का बड़ा झटका काफी हद तक न्यूट्रल हो गया। इस पूरी गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण सामने आए। पहला, बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, और दूसरा इंडियन रुपी का रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच जाना, जिसने बड़े निवेशकों का भरोसा हिला दिया। बैंक निफ्टी में आज सबसे ज्यादा मार पड़ी, जहां निफ्टी 50 सिर्फ 0.30% नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी करीब 1.02% गिरकर बंद हुआ और दिन में एक समय तो 1.5 से 2% तक टूट चुका था। कुछ सेक्टर्स ने दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई। मेटल सेक्टर, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स सुबह गिरने के बाद संभल गए और कुछ ग्रीन में भी बंद हुए। आईटी सेक्टर पर दबाव पहले से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यूएस मार्केट में पिछली रात तेज गिरावट आई थी। इसका असर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी साफ दिखा। फार्मा, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भी कमजोरी रही, जबकि एनर्जी सेक्टर ने थोड़ी राहत दी और ग्रीन में क्लोज किया। इंडियन रुपी आज इंट्राडे में रिकॉर्ड लो लेवल तक पहुंच गया। कल रात $1 के मुकाबले रुपी करीब 91 के आसपास था, जबकि आज सुबह 91.75 तक फिसल गया और अभी भी करीब 91.62 पर ट्रेड कर रहा है। रुपी की इतनी तेज गिरावट से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार सेफ हेवन एसेट्स को सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीब 2% ऊपर $4864 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज लगभग सभी गोल्ड ईटीएफ्स में 7 से 8% तक की तेज उछाल देखने को मिली, चाहे वो एचडीएफसी, टाटा, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, एक्सिस या एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ हो। सिल्वर में दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ी ठंडक आई, लेकिन फिर भी सिल्वर ईटीएफ्स ने आज करीब 6 से 7% की मजबूत तेजी दिखाई। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होती, तब तक गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रेंथ बने रहने की पूरी संभावना है। इस वक्त दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, जहां दुनिया भर के बड़े लीडर्स और सीईओज मौजूद हैं और अलग अलग ट्रेड डील्स पर बातचीत हो रही है। दावोस में सबसे ज्यादा चर्चा डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे तनाव की है। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लायन ने साफ कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ या मिलिट्री एक्शन लिया गया तो ईयू पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड को लेकर फिलहाल ट्रंप की तरफ से नया बयान नहीं आया है। हालांकि पहले यूएस की तरफ से मिलिट्री एयरक्राफ्ट मूवमेंट की खबरें सामने आई थी। मिलिट्री एक्शन का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे ताकतवर देश शामिल हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक नया और सख्त बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। एशियन मार्केट्स की बात करें तो आज मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। जापान और ताइवान कमजोर रहे, जबकि चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया और सिंगापुर में हालात थोड़े बेहतर रहे। 21 जनवरी 2026 को डीआईआई बाजार में मजबूत सपोर्ट बनकर सामने आए। उन्होंने करीब 16,529 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 12,347 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद नेट लगभग 4,182 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीद की। वहीं दूसरी तरफ एफआईआई का मूड आज भी नेगेटिव रहा। उन्होंने 14,453 करोड़ रुपए की खरीदी जरूर की, लेकिन 16,133 करोड़ रुपए की बिकवाली की वजह से नेट 16,080 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री रही। गिफ्ट निफ्टी इस समय 25,169 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो लगभग कल के निफ्टी कैश क्लोज के पास ही है। इसका मतलब ये है कि बाजार में अभी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश संकेत नहीं बन रहा और कॉल बाइंग के लिए माहौल न्यूट्रल से थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने Q3 के नतीजे 7 फरवरी 2026 को घोषित करने वाला है। इसी दिन मुंबई में बैंक की एनालिस्ट मीट भी होगी, जहां मैनेजमेंट तिमाही प्रदर्शन, लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात करेगा। नतीजों के 48 घंटे बाद ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, इसलिए बाजार में हलचल की पूरी संभावना है। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ने Q3 में काफी मजबूत नतीजे दिखाए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल 25.3% बढ़कर 97.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। मुनाफे में ये बढ़त बेहतर मार्जिन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और बिजनेस मिक्स में सुधार की वजह से देखने को मिली है। कंपनी की कुल आमदनी 2% की मामूली बढ़त के साथ 1017 करोड़ रुपए रही, जिससे ये साफ होता है कि मांग स्थिर बनी हुई है। रेवेन्यू में बड़ी छलांग भले ना हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है। ग्रेविटा इंडिया का EBITDA 49% से ज्यादा बढ़कर 120 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसकी वजह बेहतर लागत नियंत्रण और ऑपरेशनल लेवल पर सुधार रहा, जिससे कंपनी का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर 11.8% हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 8% था। इसका मतलब है कि कंपनी अब हर रुपए की बिक्री पर पहले से ज्यादा कमाई कर पा रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने Q3 में 4072.5 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो बाजार के अनुमान से थोड़ा कम रहा। हालांकि कंपनी की आमदनी 1.15 लाख करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से बेहतर रही और मजबूत सेल्स को दिखाती है। EBITDA के मोर्चे पर HPCL दबाव में दिखी, जहां EBITDA 7019 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन घटकर 6.1% पर आ गया। पिछली तिमाही के मुकाबले मार्जिन में गिरावट निवेशकों के लिए थोड़ी चिंता का कारण बनी है। HPCL की रिफाइनरी परफॉर्मेंस मजबूत रही, जहां कुल क्रूड थ्रूपुट 6.38 मिलियन मीट्रिक टन दर्ज किया गया। विशाखापट्टनम रिफाइनरी ने 100% से ज्यादा क्षमता पर काम किया, जबकि मुंबई रिफाइनरी भी लगभग पूरी क्षमता पर चली। LPG बफर के मामले में कंपनी पर बड़ा दबाव है, जहां दिसंबर 2025 तक HPCL का LPG बफर नेगेटिव 13,424 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। आगे चलकर सरकार से मिलने वाली भरपाई और एडजस्टमेंट पर बाजार की नजर बनी रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने Q3 में 1209 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। आमदनी और EBITDA दोनों ही उम्मीद से ज्यादा रहे, जिससे तिमाही नतीजे कुल मिलाकर संतुलित नजर आए। हालांकि साल दर साल तुलना करें तो कंपनी का मुनाफा करीब 14% घटा है। EBITDA और मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली, जो बढ़ती लागत और प्राइस प्रेशर की ओर इशारा करती है। कंपनी का EBITDA मार्जिन घटकर 21.5% रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 27% से ज्यादा था। मार्जिन में ये गिरावट निवेशकों के लिए एक अहम नेगेटिव पॉइंट माना जा रहा है। 9 महीनों के आंकड़ों में कंपनी की कुल आमदनी 8% बढ़ी है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड को भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट से अच्छी ग्रोथ मिली, लेकिन नॉर्थ अमेरिका बिजनेस कमजोर रहा। वहां लेनिडोमाइड की बिक्री घटने और कीमतों में गिरावट का असर साफ दिखा। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने Q3 में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा 83% से ज्यादा बढ़कर 46.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। मजबूत घरेलू मांग और बेहतर मार्जिन इसका सबसे बड़ा कारण रहा। कंपनी की आमदनी 30% से ज्यादा बढ़कर 306 करोड़ रुपए हो गई, जबकि EBITDA लगभग दोगुना होकर 56 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे साफ है कि ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत हुई है। इस तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर 18.3% हो गया, जो पिछले साल करीब 12% था। मार्जिन में ये सुधार FMCG सेक्टर के लिहाज से काफी पॉजिटिव माना जाता है। आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल के दम पर घरेलू बिजनेस ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई। हेयर और कोकोनट ऑयल सेगमेंट कंपनी के लिए लगातार मजबूत मार्जिन देता रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस अभी दबाव में है, खासकर GCC और अफ्रीका जैसे बाजारों में। बैंक ऑफ इंडिया ने Q3 में 2705 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 7.5% ज्यादा है। मुनाफे में ये बढ़त बेहतर लोन ग्रोथ और सुधरती एसेट क्वालिटी की वजह से आई है। बैंक के ग्रॉस और नेट NPA दोनों में गिरावट आई है, जिससे बैलेंस शीट पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। बैंक ऑफ इंडिया का कुल बिजनेस 16 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME लोन की हिस्सेदारी बढ़ने से बैंक की ग्रोथ ज्यादा संतुलित हुई है। कासा रेशियो 38% पर बना हुआ है, जिससे बैंक की फंडिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। मार्जिन और रिटर्न रेशियो में सुधार बैंक की बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है।
वर्धमान टेक्सटाइल्स के Q3 नतीजे कमजोर रहे, जहां कंपनी का मुनाफा साल दर साल 21% से ज्यादा घटकर 166 करोड़ रुपए रह गया। बढ़ती लागत और कमजोर मार्जिन ने मुनाफे पर सीधा असर डाला है। हालांकि कंपनी की आमदनी में करीब 1.6% की हल्की बढ़त देखने को मिली। EBITDA और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों में गिरावट आई है, जहां मार्जिन घटकर 11.32% रह गया। ये दर्शाता है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली तिमाही के मुकाबले परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसका असर शेयर पर भी दिखा। नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट आई और पिछले एक महीने में शेयर करीब 12। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर नतीजों के बाद करीब 5% तक गिर गए, क्योंकि मुनाफा बढ़ने के बावजूद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। निवेशकों को लगा कि नतीजों में क्वालिटी से ज्यादा एक मुश्त इनकम का योगदान है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल 55% बढ़कर 365.3 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अदर इनकम से आया। अदर इनकम 28 करोड़ से बढ़कर 259 करोड़ रुपए हो गया, जिसने प्रॉफिट को सपोर्ट किया। रेवेन्यू 6.7% बढ़कर 6,189 करोड़ रुपए रहा, जबकि एबिटा सिर्फ 4% बढ़ा। मार्जिन घटकर 19.8% रह गया, जिससे साफ है कि ऑपरेशनल लेवल पर दबाव अभी बना हुआ है। डालमिया भारत लिमिटेड के Q3 नतीजे साल दर साल मजबूत रहे, लेकिन बाजार की उम्मीद से थोड़े कमजोर निकले, जिस वजह से शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि दिन के निचले स्तर से शेयर में रिकवरी भी आई। कंपनी की बिक्री मात्रा 10% बढ़कर 7.3 मिलियन टन रही, जो अनुमान से बेहतर थी। रेवेन्यू 10.2% बढ़कर 3,506 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि एबिटा 17.8% बढ़कर 602 करोड़ रुपए रहा। मुनाफा दोगुना होकर 128 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन ये बाजार के अनुमान से कम रहा। इसके बावजूद स्टॉक पिछले 12 महीनों में करीब 25% चढ़ चुका है, जिससे लॉन्ग टर्म भरोसा बना हुआ है। धनलक्ष्मी बैंक ने Q3 में स्थिर और संतुलित नतीजे पेश किए, जहां मुनाफा 20% बढ़कर 24 करोड़ रुपए पहुंच गया। कमाई में सुधार के साथ बैंक की एसेट क्वालिटी भी बेहतर होती दिखी। नेट इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़कर 154 करोड़ रुपए हो गई, जबकि ग्रॉस NPA घटकर 2.36% पर आ गया। खराब कर्ज में कमी बैंक के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। बैंक का कुल बिजनेस 20.76% बढ़कर 31,933 करोड़ रुपए पहुंच गया। गोल्ड लोन और MSME लोन में तेज ग्रोथ ने क्रेडिट ग्रोथ को मजबूती दी है। थंगमय ज्वेलरी ने Q3 में बेहद मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 105 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 48 करोड़ रुपए था, जिससे साफ है कि इस बार फेस्टिव और वेडिंग डिमांड का पूरा फायदा मिला है। कंपनी की आमदनी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला और रेवेन्यू 1,132 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,406 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिटा भी 83 करोड़ से बढ़कर 172 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 7.2% पर स्थिर रहा, जो ज्वेलरी रिटेल बिजनेस के लिहाज से संतुलित माना जाता है। मैनेजमेंट ने 2026 के लिए पूरे साल का रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पहले 6,000 करोड़ रुपए था। कंपनी का कहना है कि पहली छमाही में ही 3,260 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल हो चुका है और आगे भी डिमांड मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों में पहले रिकवरी दिखी, लेकिन बाद में दबाव आ गया, क्योंकि कंपनी ने पूरे साल की मार्जिन गाइडेंस घटा दी। अब फुल ईयर मार्जिन 13.5 से 14% के बीच रहने का अनुमान है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% घटकर 153 करोड़ रुपए रह गया, जो बाजार के अनुमान से काफी कम था। रेवेन्यू जरूर 7% बढ़ा, लेकिन एबिटा ग्रोथ काफी सीमित रही। हालांकि कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखी है। बेहतर मॉनसून और हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड से प्लास्टिक पाइप बिजनेस में आगे सुधार की उम्मीद जताई गई है। Q3 में मेक माई ट्रिप लिमिटेड ने मजबूत ट्रैवल डिमांड का फायदा उठाया, जहां ग्रॉस बुकिंग 11.8% बढ़कर $2.78 बिलियन और रेवेन्यू 15.4% बढ़कर $295.7 मिलियन पहुंच गया। होटल पैकेज और दूसरी सर्विसेज में अच्छी ग्रोथ ने कंपनी की कमाई को सपोर्ट किया। कंपनी के सभी सेगमेंट्स में मार्जिन बेहतर रहे, खासकर एयर टिकटिंग और होटल पैकेज बिजनेस में। होटल रूम नाइट्स में 20% से ज्यादा की बढ़त दिखी, जो ये बताती है कि लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक मजबूत है। हालांकि रिपोर्टेड प्रॉफिट पिछले साल से कम रहा, लेकिन एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में बढ़त दिखी। इससे साफ है कि कंपनी की कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अभी भी मजबूत बनी हुई है। Q3 में KEI लिमिटेड ने शानदार नतीजे दिखाए, जहां नेट प्रॉफिट 42.5% बढ़कर 234.8 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू 19.5% बढ़कर 2,954 करोड़ रुपए पहुंच गया। मजबूत डिमांड और बेहतर एग्जीक्यूशन इसका बड़ा कारण रहा। ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरी। एबिटा 30% से ज्यादा बढ़ा और मार्जिन 9.9% से बढ़कर 10.8% हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने लागत पर बेहतर कंट्रोल रखा और स्केल का फायदा मिला। केबल्स और
वायर बिजनेस कंपनी की कमाई का मुख्य आधार बना रहा, जबकि ईपीसी सेगमेंट में सीमित मुनाफा रहा। साथ ही ब्रूक के साथ टेक्निकल सहयोग से ईएचवी केबल्स में एंट्री भविष्य के बड़े पावर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के मौके खोलती है। इटर्नल लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ बड़े मैनेजमेंट बदलाव का ऐलान किया है, जहां सीईओ और एमडी दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा स्वीकार किया गया और ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर सिंह ढींढसा को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नतीजों की बात करें तो कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 57% बढ़कर 102 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार के अनुमान के अनुरूप है। वहीं रेवेन्यू 20% बढ़कर 16,315 करोड़ रुपए पहुंचा, जो अनुमानों से बेहतर था। एबिटा और मार्जिन दोनों में बाजार की उम्मीद से ज्यादा सुधार देखने को मिला। एबिटा 54% बढ़ा और मार्जिन 1.8% से बढ़कर 2.3% हो गया। ये दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर भी लगातार काम कर रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड एक बार फिर निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। ये फंड 23 जनवरी 2026 से दोबारा सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और अब पैन लेवल पर कोई भी निवेश सीमा नहीं रहेगी, यानी लमसम, एसआईपी, एसटीपी और स्विच इन सभी ऑप्शन बिना रोक टोक के उपलब्ध होंगे। सीईएससी लिमिटेड की ग्रीन एनर्जी यूनिट सीईएससी ग्रीन पावर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बड़ा समझौता किया है। कंपनी करीब 3,800 करोड़ रुपए का निवेश कर 3 गीगावाट का सोलर सेल और मॉड्यूल प्लांट, 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, R&D सेंटर और सपोर्टिंग यूनिट्स लगाएगी। रेमंड अब सिर्फ साउथ मुंबई तक सीमित नहीं रहना चाहता। रेमंड रियल्टी ने वडाला में द एड्रेस बाय जीएस नाम से 5.62 एकड़ का प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी संभावित वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इससे सेंट्रल मुंबई में कंपनी की मौजूदगी मजबूत होगी। न्यूजन सॉफ्टवेयर के शेयरों में हाल ही में करीब 15% की तेज गिरावट देखने को मिली थी। इसके बावजूद जेफरीज का मानना है कि 2027 के अनुमानित अर्निंग्स पर करीब 22 गुना वैल्यूएशन पर स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड अब आकर्षक हो गया है। शैडोफैक्स आईपीओ को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। 1900 करोड़ रुपए के इस आईपीओ को दूसरे दिन तक कुल 57% सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रिटेल निवेशकों का रहा है। शैडोफैक्स कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का बड़ा हिस्सा ग्रोथ में लगाने वाली है। एसआरएफ लिमिटेड के शेयरों में एक दिन में 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। मैनेजमेंट ने बताया कि चाइनीज कंपनियों से लगातार बढ़ता प्रेशर बना हुआ है, जिस वजह से जेफरीज, सिटी और मॉर्गन स्टैनली जैसे ब्रोकरेज अभी भी स्टॉक पर बेयरिश हैं। जिंदल स्टेनलेस ने दिसंबर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के बोर्ड ने 2026 के लिए 50% इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है, यानी 2 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2026 रखी गई है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स को लेकर निवेशकों की नज़र गुरुवार की बोर्ड मीटिंग पर है। बीएसई स्मॉल कैप में शामिल ये ऑटो कंपोनेंट कंपनी बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज की भी गुरुवार को अहम बोर्ड बैठक होने जा रही है। कंपनी बोनस इशू पर फैसला ले सकती है। बीएसई में लिस्टेड कई कंपनियों के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि एक ही दिन उनकी बोर्ड मीटिंग और तिमाही नतीजे आने वाले हैं। कोफोर्ज लिमिटेड, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड, जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड पर भी फैसला ले सकती हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में भी गुरुवार को हलचल रहने की पूरी उम्मीद है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड और शांति गियर्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है, जहां कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करेंगी और साथ ही डिविडेंड देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।